हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रणीत खंडाइत है। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट इन नागपुर एंड प्राइमरली मेरा क्लिनिक है इन्फिनिटी क्लिनिक ओमकार नगर नागपुर एंड मैं मिडास हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ। प्रिंस सर क्या कहेंगे। इपिलिप्सी वर्ल्ड इपिलिप्सी डे पर हम आज विशेष चर्चा आपसे कर रहे हैं। इपिलिप्सी जिसे मिर्गी या आमतौर पर फीट कहा जाता है, ये होता क्या है? बेसिकली देखा जाए तो इपिलेप्सी यानी सादी भाषा में बोला जाए तो दौरा या मिर्गी। तो जनरली हम देखते हैं इपिलेप्सी के जो कॉमनली देखा जाता है तो उसमें पेशेंट की आंखें सफेद हो जाना, हाथ पैर चारों हिल जाना, उसके बाद बेहोश हो जाना, मुख से झाग आना, ये हमारा कॉमनली रिपोर्टेड इपिलेप्सी है। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे फोकल ऑनसेट इपिलेप्सी और जनरलाइज इपिलेप्सी। फोकल यानी कभी कभी एक हाथ से चालू होना और पूरे हाथों पैरों में फैल जाना, और कभी कभी एक साथ चारों हाथों पैरों की फिट रहती है। तो ये इपिलिप्सी जो आपने ऐसे बताया, पूरे शरीर में भी होती है। क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं इसके? तो जैसे कारण देखा जाए एपिलेप्सी के तो ये उम्र के हिसाब से बदलते हैं। जैसे बच्चों में से लेकर बूढ़े तक के कारण बदलते जाते हैं। कभी कभी मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि कोई ब्रेन में एबनॉर्मेलिटी हो, या फिर इन्फेक्शन हो, कि वो ट्यूमर हो, कोई गांठ हो, या फिर पोस्ट स्ट्रोक, या फिर कभी कभी जेनेटिक रिलेटेड भी एपिलेप्सी के प्रकार रहते हैं। तो जैसे उम्र के हिसाब से हर एक के कारण कारण अलग होते हैं। तो हर एक बार एपिलेप्सी आता है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि हमें गोली लो और खत्म कर दो। उसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी है, ताकि हम मूड ट्रीटमेंट या मूड इसको हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी को एपिलिप्सी हो रही है तो उसका क्या लक्षण क्या प्रमुख तौर पर देखा जाएगा? जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे एपिलेप्सी किसी को हो रही है तो उसमें मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि जैसे आंखें सफेद हो जाना, बेहोश हो जाना, हाथों चारों हाथ पैर हिल जाना, मुंह से झाग आना, या फिर कभी कभी दांत भी बैठ जाना, जिसको हम बोलते हैं कि अकड़ी, जैसे दांत दांत खिड़ी बोलते हैं मराठी में, वैसे हो जाना। कभी कभी उसमें पेशाब और संडास भी हो जाती है, और उसके बाद 15-20 मिनट तक के पेशेंट बेहोश भी रहता है। तो हमें ये अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये अकड़ी है। अगर आपको कभी भी डाउट है तो जरूर न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट अगर है। डायग्नोस की अगर बात करें तो डायग्नोस करने के लिए, निदान करने के लिए कौन कौन सी प्रणालियां उपलब्ध तो हैं? जैसे हम एपिलेप्सी के लिए आपको डायग्नोसिस करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एक बार ईईजी करके देखना चाहिए। जैसे हम हार्ट के लिए ईसीजी करते हैं, वैसे हम ब्रेन की मैपिंग यानी जैसे ईईजी किया जाता है। सेकंड, रिक्वायर्ड होने पर पेशेंट का सीटी स्कैन या एमआरआई करना चाहिए। जैसे किसी किसी को एक्सीडेंट के बाद भी फिट आ जाती है, तो ऐसे केस में इमरजेंसी सीटी स्कैन करना इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रोनिक पेशेंट है उसमें हमें एमआरआई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि शुगर के पेशेंट में भी फिट आ जाती है। तो कम ज्यादा शुगर लेवल होने की वजह से भी फिट आ सकती है। कभी कभी सोडियम पोटेशियम की लेवल कम हो जाती है, उससे भी हो जाता है। कैल्शियम कम ज्यादा होने की वजह से हो सकता है। तो देखा जाए तो एकंदरित मेटाबॉलिक कारण, या फिर ब्रेन में कोई गांठ हो, या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों हो रही है ब्रेन में, उसके कारण अलग अलग ढूंढने चाहिए हमें। बहुत सारे लोग एपिलिप्सी को लकवे से कंपेयर करते हैं। क्या कहेंगे सर? जैसा जैसे लकवे में देखा जाए तो क्या होता है कि लकवा कोई एक साइड आ जाता है या हाथ पैर में आ जाता है तो वो परसिस्टेंट रह जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द केसेस में एपिलेप्सी में अगर फिट आती है तो पेशेंट 15-20 मिनट बाद वो ठीक हो जाता है। जैसे उसके हाथों पैरों की ताकत वो नॉर्मल हो जाती है, रीगेन हो जाती है। लकवे में मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे होता है कि वो पैर के हाथ पैर की ताकत हो गई तो वो वैसी हो जाती है, यानी वो कम कम ताकत रहती है। तो एपिलेप्सी और ये अपना लकवा दोनों अलग है। जैसे इपिलेप्सी में आदमी बेहोश हो जाएगा, लकवे में हमेशा बेहोश होना कंपलसरी नहीं, अनलेस अनटिल बहुत ही बड़ा लकवा हो। जी, तो ये फर्क है। अब अगर मैं उपचार की अगर बात करूं, ट्रीटमेंट की अगर बात करूं, तो क्या दवाइयों से ही असर किया जा सकता है? स्पेशली कोई सर्जरीज वगैरह भी है जिससे एपिलिप्सी ठीक हो? अच्छा, जैसे अभी देखा जाए तो अभी हम नए मॉडर्न एरा में है मेडिसिन के। तो 99% ऑफ द पेशेंट्स बहुत अच्छे मेडिकेशन से कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे हर साल नए नए गोलियां निकलते रहती है विद मिनिमल साइड इफेक्ट। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो गोलियों से भी कंट्रोल रहते हैं। बट अगर किसी पेशेंट को कोई ट्यूमर है, गांठ है, उसकी वजह से फिट आ रही है, तो ऐसे केसेस में वो ट्यूमर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई कारण नहीं भी मिलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम गोलियों से बड़ा अच्छा कंट्रोल रहता है। और नए नए पैरामीटर वाइज, जैसे अभी अगर पेशेंट को 3-3 4-4 गोलियां चल रही है, उसके बावजूद भी अगर फीट या दौरा कंट्रोल नहीं रहता है, तो उसके लिए समथिंग कॉल्ड एज एपिलेप्सी सर्जरीज, वो भी अभी आजकल हम ऑफर करते हैं। बट देखा जाए तो मोटा मोटा 99% ऑफ द पेशेंट्स या लोग गोलियों से कंट्रोल हो जाते हैं, अगर उनको प्रॉपरली गोली दी जाए तो। जी, अगर किसी पेशेंट को एपिलिप्सी है मेरी,
के दौरे जिसे पड़ते हैं, दवाइयाँ शुरू है, ऐसे में उन्होंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब दौरे आते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए? तो जैसे किसी पेशेंट को दौरा आ जाता है या अपने सामने किसी को दौरा आ जाता है, मैक्सिमम टाइम सिंगल दौरा आके वो चला जाता है। तो ऐसे टाइम पेशेंट अगर कहीं पे रहता है तो एक सेफ जगह पे रख के उसको एक साइड टर्न कर दीजिए, मुंह से झाग आता है वो निकलने दीजिए। कभी भी उसके मुंह में चम्मच या हाथ नहीं डालना है, आप अगर डालोगे तो कट जाएगा क्योंकि बहुत तेजी से वो वाइब्रेशंस होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो दौरे 99% ऑफ द पेशेंट में 5 मिनट बाद चले भी जाते हैं। अगर वो कंटिन्यूअस आते हैं, रिकरेंट आते हैं, तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। वो बहुत ही रेयरली 1 और 2% ऑफ द पेशेंट रहते हैं, जिसको हम स्टेटस इपिलेप्टिकस कहते हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई पेशेंट को लॉन्ग टर्म में प्रिकॉशन लेना है तो कभी भी टैबलेट या गोली मिस नहीं करना है। जब भी किसी को दौरे की शिकायत रहती है तो उन पेशेंट्स में स्विमिंग करना, गाड़ी चलाना या हाइट में जाना या बहुत ही ऐसे हाई एक्टिविटीज नहीं करना है कि ऐसी जगह पे फीट आए और जान को खतरा हो जाए, क्योंकि सिंगल झटका भी आ जाए गाड़ी चलाते चलाते तो उनकी खुद की भी जान जा सकती है और अगले वाले की भी जान जा सकती है। तो ऐसे टाइम पे हमेशा आप अकम्पनी किसी के साथ रखिए और जिस ऐसी एक्टिविटीज ना करो जिनमें फीट आए और जान को खतरा हुआ है। इपिलिप्सी को लेकर लोगों के अलग अलग मिसकंसेप्शन है, मिथ्स है। जैसे इपिलिप्सी का झटका जब आता है, मिर्गी का दौरा जब पड़ता है तो प्याज सूंघा देना चाहिए, लोहा सूंघा देना चाहिए, लकड़ी सूंघा देना चाहिए। कुछ लोग तो बाबा बाबा और तांत्रिक के पास भी जाते हैं कि मिर्गी ठीक हो जाएगी। किस हद तक के सही है? जैसे मैंने अभी बताया कि मिर्गी 99% ऑफ द पेशेंट्स में आप कुछ ना करो ना, वो भी वैसे भी 2 सेकंड में या 2 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। 15 मिनट बाद पेशेंट ऐसे भी ठीक हो जाते हैं। जो हम ऐसे क्लेम करते हैं कि आप पैच सुंघाने के बाद या ये सुंघाने के बाद ठीक हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली पेशेंट ऐसे भी ठीक ही हो जाता है। वो कभी भी पैच या कुछ सुंघाने से कभी भी कुछ उससे फर्क पड़ता नहीं और वो देना भी नहीं चाहिए। वो साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है और उससे हार्म करना पेशेंट को और अच्छा नहीं है। तो कभी भी सुंघाने वाली चीजें या बाबा फरीद के पास जाने वाली चीजें आप अवॉइड कीजिए। रादर देन प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेके आप गोली औषध प्रॉपरली टाइम पे स्टार्ट कीजिए और गोलियों का टाइमिंग कभी मिस नहीं करना चाहिए। आजकल लोग वीडियोस देख के गूगल करके यूट्यूब पे वीडियो देखकर घर पे ही इलाज करना शुरू कर देते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जैसे गूगल पे आप जब भी सर्च करोगे तो हमेशा हाफ नॉलेज रहता है। ऐसा मैं बोलता नहीं हूँ कि गूगल इज बैड, बट देर आर कुछ ऑथेंटिक साइट्स रहती है या फिर मेडिकल साइंस वाली साइट्स रहती है। तो खुद से ट्रीटमेंट ना करके हम डॉक्टर जिसके लिए बने हैं तो उनकी सलाह लेके, क्योंकि हर एक फीट के लिए अलग अलग गोली रहती है। ऐसा नहीं है कि मिर्गी आ रही है तो उसके लिए एक ही गोली है। हर एक टाइप ऑफ द फीट के लिए अलग अलग गोली दी जाती है। तो आप सिंगल गोली पे भी कंट्रोल रह सकते हो अगर आप प्रॉपर गोलियां ले रहे हो और उस टाइप ऑफ एपिलेप्सी की वजह से आप अफेक्टेड हो तो उसके लिए जो स्पेसिफिक गोली लेते हो तो उससे अच्छा ज्यादा फायदा रहता है रादर देन गूगल। क्योंकि आप गूगल करोगे, कोई भी कहीं पे क्लेम करोगे तो वो जो आप सर्च करोगे आपको उसके हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। तो बेटर है आप डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिकेशन स्टार्ट करें रादर देन सेल्फ मेडिकेटिंग। सर, आपके बारे में अगर बात की जाए, आप अनेकों वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, अनेकों लोगों को आपने ठीक किया है। एक मिर्गी वाला पेशेंट जब ठीक होके जाता है तो किस तरह की खुशी एज ए डॉक्टर आपको होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमेशा पेशेंट आते हैं मिर्गी वाले और उनको गोली चालू करने का, तो हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर डायग्नोसिस मिल जाता है और वो गोलियों पे रहते तो उनको फिट आती भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में उनका खुद का जो पढ़ाई करने का है या फिर जो भी जॉब रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं और एज ए नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। तो अगर हम पेशेंट को किसी किसी को रिपीटेडली फिट आते हैं या दौरे आते हैं तो उनका आप देखा जाए तो बौद्धिकता भी कम होती है। अगर वो आप दौरे ही रोक दो तो एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं पेशेंट, जैसे नॉर्मल डेली रूटीन में खाना पीना। तो इसलिए वो हंसी खुशी से इसलिए हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अभी मैं कहीं कहीं पे गिरता नहीं और मुझे फिट भी नहीं आती है और वो मैं अभी पूरे लाइफस्टाइल मेरे अच्छे से, जॉब में भी मुझे अच्छी तरक्की आ रही है एंड वो अच्छे से काम कर लेते हैं। अगर मैं इन्फिनिटी क्लिनिक की बात अगर करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज आप प्रमुख तौर पर उपलब्ध करा के दे रहे हैं? बेसिकली मैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट करके हम वहाँ प्राइमरीली एपिलेप्सी के लिए तो हम देखते ही है। उसके बावजूद हम स्ट्रोक हो गया, माइग्रेन के पेशेंट्स हो गए, पैरालिसिस झटके हो गए, न्यूरोपैथीज हो गए, यानी ब्रेन, स्पाइन एंड न्यूरोपैथी सब रिलेटेड हम एज ए न्यूरोलॉजिस्ट करके सभी दिखता हूँ। उसमें एज ए एनसीवी, ईएमजी और वीईपी करके सब टेस्टिंग की जाती है। तो एज ए कॉम्प्रिहेंसिव न्यूरोलॉजिकल केयर हम वहाँ पे देते हैं एंड पेशेंट्स का सेटिस्फेक्शन भी बड़ा अच्छा है वहाँ की। चैनल के माध्यम से आपको विश्व स्तर पर जो लोग देख रहे हैं उन्हें
किसी भी मस्तिष्क संदर्भ में किसी भी बीमारी के संदर्भ में आपसे संपर्क करना है या आपसे परामर्श लेना है तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? आप मुझे एक तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जोड़ सकते हो या फेसबुक पे जोड़ सकते हो, या फिर आप इन पर्सन क्लिनिक में दिखाते हो और कभी भी कोई इसके डाउट रहता है तो आई एम ऑलवेज टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम्स, एंड हमेशा हम ओपन रहते हैं टू हैव अ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एंड आप मुझे हमेशा क्लिनिक में कभी भी आप मिल सकते हो इवनिंग में 7 to 9 के बीच में। क्लिनिक का एड्रेस है मेरा इन्फिनिटी क्लिनिक, ओमकार नगर, नियर साउथ पॉइंट स्कूल, मानेवाड़ा रिंग रोड, ओमकार नगर, नागपुर।